नमस्कार दोस्तों। गाइस, इसके पहले लेक्चर 14 में हमने देखा था स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ पैनल मेंबर्स। सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक का डिफरेंट हमने सेगमेंट्स देखे और अब लेक्चर 15 में हम देखेंगे कि टेस्टिंग लेबोरेटरी यूनिट्स ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन। जहाँ पे भी टेस्टिंग की जाती है उसकी सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए जो लेबोरेटरी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, हम उस पर आज फोकस करेंगे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो टेस्टिंग लेबोरेटरीज यूनिट ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन। टेस्टिंग लेबोरेटरीज कहीं पे भी जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसका क्राइटेरिया, उसका एनवायरनमेंट देखा जाता है। कोई भी टेस्ट को कंडक्ट करना होता है तो यहाँ अगर हम सेंसरी इवैल्यूएशन की बात करें तो सेंसरी टेस्ट को भी जब हम कंडक्ट करते हैं तो उसको इंटीग्रेटेड मैनर में करते हैं। इस लेबोरेटरी में आपके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जो कमिंग स्लाइड्स में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल प्लान फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड विथ एडिक्वेट फैसिलिटीज़। अगर कहीं टेस्टिंग लैब में फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, जैसे कि सेंसरी के लिए क्या है, सेंसरी इवैल्यूएशन जब हम करते हैं उसमें लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, नॉइज़ फ्री होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, जो पैनल मेंबर्स हैं वो प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए, बाइस्ड रिजल्ट नहीं आना चाहिए। मतलब पैनल मेंबर्स आपस में डिस्कशन करने के बाद अगर उस पर नतीजे पे पहुंचेंगे और फिर उस पर आप उसमें नंबरिंग करेंगे तो वो इवैल्यूएशन बाइस्ड हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो मेजर 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्रॉपर लेबोरेटरी फैसिलिटी, दूसरा है सेंसरी पैनल और इवैल्यूएटर एंड पैनलिस्ट क्राइटेरिया, देन थर्ड है रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो भी पैनल मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है, उसको करना होता है। अभी सेंसरी इवैल्यूएशन लेबोरेटरीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो लेबोरेटरी होती है उसमें एक ब्रीफिंग रूम होता है जहाँ पे जो पैनल मेंबर्स हैं उनको ब्रीफ किया जाता है कि प्रोसीजर के बारे में, टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में ब्रीफिंग करते हैं। ऑफिस होता है, रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे बैठते हैं ऑफिस पे जो कंडक्ट कराते हैं ट्रेनिंग को। देन टेस्टिंग बूथ, टेस्टिंग बूथ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टेस्टिंग बूथ वो उसको सेगमेंट करके रखा जाता है टेस्टिंग बूथ में, कहीं किसी का जो पैनलिस्ट हैं वो आपस में डिस्कशन ना कर सके तो बीच में एक डिवाइडर दिया जाता है। देन सैम्पल प्रिपरेशन रूम, सैम्पल प्रिपरेशन रूम जो है, सैम्पल प्रिपरेशन रूम जहाँ पे सैम्पल को प्रिपेयर किया जाता है और उस रूम में इवैल्यूएटर का या सेंसरी पैनल मेंबर का आना वो नहीं आ सकते हैं, उनको रोका जाता है। मीन्स वहाँ पे वो पैनल मेंबर का उधर पे अलाउ नहीं होता आना। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर सेंसरी लेबोरेटरी इज़ लोकेशन। किस लोकेशन पे, मान लीजिए हम सेंसरी लेबोरेटरी ऐसे लोकेशन पे कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस है तो उधर नहीं हो पाएगा। या एरिया कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, लाइटनिंग कैसी है, लाइटनिंग इन द सेंस उसमें प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। जो सेंसरी इवैल्यूएशन के जो लेबोरेटरी है तो उसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स का लाइट शेड होना चाहिए, उसका एकदम डार्क शेड नहीं होना चाहिए। देन ट्रैफिक पैटर्न, सैम्पल प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, जो हम सैम्पल को प्रेजेंट करेंगे पैनल मेंबर के सामने तो वो क्राइटेरिया होता है। देन एक्सपेरिमेंटल कंफर्ट, तो पैनल का इसमें कंफर्ट भी देखना ज़रूरी होता है। A well-equipped and specially designed sensory laboratory should have following areas। कौन कौन से एरिया हैं? वेटिंग रूम एरिया, ब्रीफिंग एरिया, सैम्पल प्रिपरेशन एरिया, इवैल्यूएशन एरिया एंड डिस्कशन एरिया। इसके पहले हमने जो बात की थी इसमें ये 2 to 5 हमने लिए थे, बट इसमें एक और एरिया होता है, वो होता है वेटिंग रूम एरिया। जैसे वेटिंग रूम एरिया की तब ज़रूरत होती है जैसे मान लीजिए सैम्पल का आपका जो टेस्टिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो पैनल मेंबर पहले से आके बैठेंगे तो उसके लिए वेटिंग रूम एरिया, इसमें फैसिलिटी दी जाती है, कुछ मैगजीन्स वगैरह रख देते हैं पैनल मेंबर्स के लिए ताकि वो उसको देख सके, टाइम पास कर सके अपना। देन वेटिंग रूम एरिया, इट शुड बी कंफर्टेबल एंड वेल लिट, मतलब कि प्रॉपर लाइटनिंग वहाँ पे भी होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। टू रिड्यूस टीडियसनेस एसोसिएटेड विथ वेटिंग, दिस एरिया शुड हैव सम लाइट रीडिंग मटेरियल। लाइट रीडिंग मटेरियल कुछ मैगजीन्स वगैरह हो जाएं
या कुछ नॉलेजेबल बुक्स हो जाएं, ताकि वो जो पैनल मेंबर उनके लिए वो टाइम ईजिली पास हो सके, वो टीडियसनेस ना लगे। देन इन सम फैसिलिटीज़ अ चाइल्ड केयर एरिया इज़ अवेलेबल फॉर द केयर ऑफ किड्स ड्यूरिंग द इवेल्यूएशन प्रोसेस। अब मान लीजिए कुछ लेडी पैनल मेंबर हैं, वो अपने उनके बच्चों के लिए चाइल्ड केयर एरिया भी एक स्पेशली वहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहिए। रिसेप्शन एंड ब्रीफिंग एरिया। रिसेप्शन एंड ब्रीफिंग एरिया मीन्स जैसे कोई एक ऑफिस है, ऑफिस में एक एरिया होता है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे आके कोई डाउट सॉल्विंग होते हैं, कहीं आपको कहाँ जाना है तो वो रिसेप्शन एरिया। और ब्रीफिंग एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे सेंसरी इवैल्यूएशन करने के लिए पैनलिस्ट को प्रोसीजर को, उसके प्रोटोकॉल को, उसके इंस्ट्रक्शन को वो एक्सप्लेन करते हैं, उसकी ब्रीफिंग की जाती है। तो कई बार रिसेप्शन एंड ब्रीफिंग एरिया वो एक साथ होता है, कहीं कहीं पे ये अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन एरिया, जो इवैल्यूएशन लेबोरेटरी का एरिया कितना, उस पर ये डिपेंड करता है। सो दिस एरिया शुड बी नियर बाय टू वेटिंग रूम और प्लेसमेंट, और कैन बी डन इन वेटिंग रूम इटसेल्फ। वेटिंग रूम में भी आप ब्रीफिंग एंड रिसेप्शन एरिया बना सकते हैं। अगर वेटिंग रूम काफ़ी बड़ा है तो आप उसमें भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज ये वेटिंग रूम के जस्ट बगल में होना चाहिए, नियर बाय होना चाहिए। बाय मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट in rows or semicircle, then this type of organization will further be helpful for briefing the panelist about procedures, protocols, instructions before entering the test area. Test area में जाने से पहले, जहाँ पे टेस्टिंग बूथ होता है, वहाँ से जाने से पहले उनको पैनल मेंबर्स को प्रॉपर प्रोटोकॉल, उसका प्रोसीजर, उसका इंस्ट्रक्शन ज़रूरी होता है। देन डिज़ाइन as to ensure the maintenance of pleasant environment and minimize traffic। तो कहीं ऐसे शोरगुल नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट काफ़ी सूदिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए गर्मी का सीज़न है, उस समय पे एसी नहीं है, तो क्या होगा, वो पैनल मेंबर को टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ठंड है तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी रखी है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। देन पैनल मेंबर्स असेंबल हियर, register, received the evaluation card and briefed about the test। Coming lectures में हम देखेंगे different types of sensory evaluation techniques के different methods होती हैं, तो कौन सी method को use करना है पैनल मेंबर को, उसको भी डिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे ब्रीफिंग एरिया रखा जाता है। देन सैम्पल प्रिपरेशन एरिया। सैम्पल प्रिपरेशन एरिया वो एरिया जहाँ पे सैम्पल को प्रिपेयर किया जाता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है। So this area is used for food preparation and usually equipped with equipment commonly used in preparatory operation and storage purpose। Suppose अगर आइसक्रीम की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आइसक्रीम के लिए वहाँ पे क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे डीप फ्रीज़र होना चाहिए। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में अगर हम आइसक्रीम रखेंगे तो वो मेल्ट हो सकती है, या अगर मान लीजिए हम सूप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर स्टोव होना चाहिए, वो उसके लिए जो इक्विपमेंट है उसकी ज़रूरत होती है। तो प्रिपरेटरी ऑपरेशंस एंड स्टोरेज पर्पस, उसके लिए रॉ मटेरियल को रखने के लिए भी हमको स्टोर रूम की ज़रूरत होती है, तो स्टोरेज पर्पस के लिए हमको इस तरह से उसको तैयार करना होता है। द असेसर्स शुड नॉट हैव फिजिकल एंड विजुअल एक्सेस टू दिस विकिनिटी। जैसे मान लीजिए सैम्पल प्रिपरेशन एरिया, जैसे पहले भी डिस्कस किया था, कि जहाँ एसेसर्स या पैनल मेंबर्स जो हैं उनका फिजिकली या विजुअली वो देख भी ना पाएँ कि किस तरह से सैम्पल प्रिपेयर हो रहा है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या यूज़ करें, वो एसेसर्स को या पैनल मेंबर्स को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो बाइस्ड रिज़ल्ट आएगा। मीन्स वो रिज़ल्ट प्रॉपर एप्रोप्रिएट रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए एसेसर्स का उस एरिया में एंट्री प्रोहिबिटेड होती है। देन सैम्पल प्रिपरेशन एरिया डिफर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट बीइंग इवैल्यूएटेड इन पर्टिकुलर फैसिलिटी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे देयर इज़ नो नीड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स एंड ओवन इन द फैसिलिटी डिजिग्नेटेड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ फ्रोजन प्रोडक्ट। फ्रोजन प्रोडक्ट में जैसे आइसक्रीम है या दूसरे कोई फ्रोजन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमको कुकिंग यूटेंसिल्स की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली द फैसिलिटी इंटेंडेड फॉर मीट इवैल्यूएशन वुड नीड रेफ्रिजरेटर, स्टोव, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये इक्विपमेंट मतलब वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए सैम्पल प्रिपरेशन एरिया जो है।
देन स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ सैंपल अंडर वेरियस स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन जैसे कोई सैंपल है उसकी स्टोरेज कंडीशन, मान लीजिए फ्रोज़न मटर है तो उसको हमको फ्रोज़न फ्रीज में रखना पड़ेगा, या आइसक्रीम है उसको डीप फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, या अगर सूप है तो हमको उसको हॉट केटल में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्टोरेज कंडीशन। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स मतलब ये कि अगर कोई सैंपल है उसके लिए हमने एक बेस प्रोडक्ट माना तो वो रेफरेंस स्टैंडर्ड, या दूसरे किसी तरीके से उसके अगर हम केमिकल टेस्टिंग कर रहे हैं या फिजिकली हम उसको देख रहे हैं तो केमिकल टेस्टिंग के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करें, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। देन यूटेंसिल्स, राइस कुकर अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो टी पॉट, सर्विंग ट्रेज, सर्विंग डिशेस, कंप्यूटर प्रिंट आउट। अब ये जो मॉडर्न टाइप का इवैल्यूएशन, सेंसरी इवैल्यूएशन लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड भी होता है, डाटा कलेक्शन किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस की जाती है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है, तो वहाँ पे कंप्यूटर का भी होना ज़रूरी है। देन फूड प्रिपरेशन फैसिलिटी शुड बी कंस्ट्रक्टेड विथ ईजी टू क्लीन मटेरियल। हम ऐसे मटेरियल तो जो भी हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ईजी टू क्लीन होना चाहिए, ऐसा यूटेंसिल्स को लेना चाहिए। देन एंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर फॉर वॉशिंग ऑफ डिशेस एंड ट्रेज एज वेल एज पैनलिस्ट फॉर रिंसिंग ऑफ माउथ बिटवीन द सैंपल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्या रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कोई सैंपल की हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो जो भी हम सैंपल को टेस्ट करते हैं तो बीच में रिंसिंग ऑफ माउथ विथ वाटर, प्लेन वाटर लिया जाता है सैंपल। जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल के लिए आपने कोई चिप्स खाया, पोटैटो चिप्स खाया, तो आपने एक बार चिप्स खाया, उसके बाद अगर हमने उसको फर्दर उसकी कुछ एनालिसिस करनी तो बीच में हमको माउथ को रिंस करना होता है वाटर से, ताकि प्रीवियस जो पार्टिकल है फूड का वो हमारा इफेक्ट ना करे अदर एनालिसिस में। एंड एडिशनली ट्रैश कैंस शुड बी अवेलेबल इन द प्रिपरेशन एरिया। ट्रैश कैंस जो होते हैं जो ट्रैश वेस्ट मटेरियल को डालने के लिए। देन अबव ऑल बिल्डिंग कोड्स शुड बी फॉलोड to avoid from fire hazards and sewer issues in this area। तो सीवर का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, फायर हैजार्ड के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगा होना चाहिए। अब इवैल्यूएशन एरिया एंड पैनल बूथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको बोल सकते हैं कि सेंसरी इवैल्यूएशन लेबोरेटरी का ये हार्ट है। Then sensory testing can be carried out in simple room large enough to accommodate sensory booth। सेंसरी बूथ का हम आगे इसमें देखेंगे, इसमें फिगर में भी और एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें सेंसरी बूथ में आप सैंपल्स को टेस्ट करते हैं। देन असेसर्स मे नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू अवॉइड फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस और सेंसरी इवैल्यूएशन। सेंसरी इवैल्यूएशन करते समय इवैल्यूएटर का आपस में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। टू अवॉइड इट यहाँ पे बीच में पार्टीशन दिया जाता है। सो प्रिफरेबली आइसोलेट द जजेस विथ टेम्पररी बूथ। तो हर एक पैनल मेंबर के लिए एक टेम्पररी बूथ उसके लिए तैयार किया जाता है। बूथ एरिया शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन एरिया, बी कंफर्टेबल। तो प्रिपरेशन एरिया के साथ में बूथ एरिया को नहीं रखते हैं, नहीं तो रिजल्ट जो है वो बाइस्ड आ सकता है, उसके लिए बूथ एरिया एकदम आइसोलेटेड रखा जाता है। द एरिया शुड ऑलवेज बी क्लीन, प्रोफेशनल लुकिंग, नेचुरल और नॉन डिस्ट्रक्टिंग कलर आर एडवाइजेबल। नॉन डिस्ट्रक्टिंग कलर का मतलब जो भी एरिया बूथ एरिया होता है उसमें लाइट शेड कलर का यूज़ करते हैं। वॉल का जो कलर होगा या पार्टीशन का जो कलर होगा वो लाइट शेड होगा। ऊपर से हेड के ऊपर भी लाइट जो होती है तो प्रॉपर लाइटनिंग फैसिलिटी होनी ज़रूरी है उसमें, वो न्यूट्रल होना चाहिए। और देन बूथ शुड बी इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स फॉर यूज़ विथ कंप्यूटराइज्ड डाटा एंट्री सिस्टम एज वेल एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ में इसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए। दैट मे बी नीडेड इन इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। देन बूथ काउंटर हाइट इज यूजुअली आइदर डेस्क और टेबल हाइट और किचन काउंटर हाइट। किचन काउंटर की जो हाइट होती है या जो टेबल की होती है या डेस्क की जो हाइट होती है, बूथ काउंटर की हाइट उतनी होनी चाहिए। और यूजुअली ये लिया जाता है 2.5 to 3 इंचेस हाइट एंड शुड बी स्पेसियस टू एक्मोडेट सैम्पल एंड स्कोर शीट।
तो मान लीजिए जो टेबल ले रहे हैं, टेबल अगर छोटा होगा तो सैंपल यहाँ तो गिरेगा, या उसमें तो प्रॉपर वो अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए। द एनवायरमेंट ऑफ इवेल्युएशन एरिया शुड बी नॉइस फ्री टू अवॉइड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रप्शन। किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, नॉइस फ्री एरिया होना ज़रूरी है। देन देयर शुड बी इनफ कॉरिडोर फॉर मूवमेंट ऑफ द एसेसर। मान लीजिए हमने कोई एक सैंपल को टेस्ट किया, तो उसके मूवमेंट के लिए एसेसर या पैनल मेंबर के मूवमेंट के लिए भी उसमें स्पेस होना चाहिए, कॉरिडोर होना चाहिए, इनफ उसका एरिया इनफ होना चाहिए। देन नंबर ऑफ बूथ इन द फैसिलिटी में रेंज फ्रॉम 3 to 25 डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस अवेलेबल। ये डिपेंड करता है कि जो लेबोरेटरी का स्पेस कितना है, उसके अकॉर्डिंगली बूथ का स्पेस, नंबर ऑफ बूथ कितने उसमें बन सकते हैं। और आइडियली बूथ साइज इज 1 by 1 meter। देन सिंक इन द बूथ शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू द सोर्स ऑफ ओडर कंटामिनेशन एंड डिफिकल्टी इन मेंटेनेंस। तो जहाँ पे भी ये बूथ है, सेंसरी बूथ जहाँ पे पैनल मेंबर्स टेस्टिंग करते हैं, वहाँ सिंक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिंक में नहीं तो यूटेंसिल्स वॉश करेंगे या उसमें डिफरेंट टाइप की स्मेल आएगी, ओडर आएगी, तो वो जो ओडर है वो डिस्ट्रक्शन करता है सैंपल की टेस्टिंग में। मान लीजिए हमको किसी सैंपल को स्मेल को टेस्ट करना है, तो वो स्मेल सैंपल की वो सिंक के ओडर उसमें क्या है वो हावी हो जाएगा, तो इसके लिए वहाँ पे सिंक को अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू यूज़ डिस्पोजेबल वाटर ग्लासेस रादर देन सिंक। ये यहाँ पे देखिए ऐसे पार्टीशन किया जाता है, यहाँ पे आइसोलेटेड है, सारे पैनल मेंबर्स के बीच में ये ओपेक पार्टीशन है। यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग स्पेस होती है, जिसमें पैनल मेंबर टेबल प्रॉपर ऊपर हेड पे लाइटिंग होती है, और ये लाइट शेड का यूज़ किया जाता है, इसमें डार्क शेड का यूज़ नहीं करते हैं। तो कलर, अगर मान लीजिए किसी सैंपल का कलर का इवैल्यूएशन करना है, उसको एस्टिमेट करना है, उसकी क्वालिटी देखनी है कलर वाइज या अपीयरेंस वाइज, तो वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बेसिकली बिल्कुल लाइट शेड लेते हैं, और आइडियली वो वाइट कलर लिया जाता है। और मॉडर्न टाइप का जो ये सेंसरी बूथ होता है, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम भी रखा होता है। दीज बूथ शुड बी डिवाइडेड with opaque separators about 1 meter above the countertop to prevent interaction and concentration of panelists। तो इस तरीके से ये पार्टीशन दिया जाता है। Then modern sensory facilities have computer screen in sensory booth and space for placement of sample। ये हमको फिगर 1 में पूरा दिख रहा है मॉडर्न सेंसरी बूथ किस तरीके का होता है। अब इसका जो लेआउट है, प्लांट लेआउट, सेंसरी लेबोरेटरीज का जो लेआउट है वो कैसे होना चाहिए, तो आपको ये लेआउट यहाँ पे दिख रहा होगा। बूथ में भी अरेंज्ड ऑल साइड बाय साइड इसका बूथ अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे ये रिसेप्शन वाला एरिया हो गया, ये ब्रीफिंग का एरिया है, फर्स्ट ए वाला जो ये ब्रीफिंग एरिया है, तो यहीं पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो प्रोटोकॉल, प्रोसीजर, उसके बारे में ब्रीफ करते हैं पैनल मेंबर्स को। ये पैनल मेंबर्स यहाँ पे बैठते हैं ऐसे। फिर उसके बाद सेकंड यहाँ पे देखिए टेस्टिंग बूथ, ये है टेस्टिंग बूथ। टेस्टिंग बूथ यहाँ पे बीच में पार्टीशन दिया हुआ है, ओपेक पार्टीशन है जहाँ पे पैनलिस्ट बैठते हैं। ये दोनों साइड, ये डिपेंड करता है एरिया कितना है लेबोरेटरी का। फिर सी है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विंग एरिया। ये सर्विंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ये आपका इसके साथ में, और ब्रीफिंग एरिया जो डी पार्ट है आपका सैंपल प्रिपरेशन एरिया। तो सैंपल प्रिपरेशन एरिया और ब्रीफिंग रूम, इन दोनों के बीच में एडजेसेंट यहाँ पे आपका ये रखा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विंग एरिया। डी आपका हो गया प्रिपरेशन एरिया। देन है ई आपका स्टोर हाउस। ये स्टोर हाउस प्रिपरेशन एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस या स्टोर रूम, जहाँ पे सारे रॉ मटेरियल रखते हैं, यूटेंसिल्स रखते हैं, पेपर प्लेट्स है या जो भी आपकी यूटेंसिल्स है वो इसमें यहाँ पे रखा जाता है स्टोर रूम में। देन एफ है कप बोर्ड। कप बोर्ड आपका इसमें ये जैसे कप बोर्ड है, तो सेंसरी पैनल मेंबर्स को यहीं से कप बोर्ड से निकाल के जो भी प्लेट्स चाहिए, डिस्पोजेबल प्लेट्स है, डिस्पोजेबल वाटर ग्लास है, तो वो यहाँ पे कप बोर्ड में रख देते हैं। देन जी है कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज का मतलब यहाँ पे कुकिंग होती है, ये आपका प्रिपरेशन रूम के साथ में ही यहाँ पे कुकिंग होगी। देन एच है रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीज़र।
जैसे मान लीजिए कोई सैंपल ऐसा है जहाँ पे आपका मान लीजिए मीट के प्रिपरेशन हो रही है, तो वहाँ पे डीप फ्रीज़र, या फिर आइसक्रीम की प्रिपरेशन हो रही है तो वहाँ पे डीप फ्रीज़र की ज़रूरत होगी, रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीज़र, तो वो भी आपका प्रिपरेटरी रूम के साथ में ही होता है। तो ये पूरा आपका कॉरिडोर या एरो से आपको दिख रहा है कि हम कहाँ से इसको, ये प्लॉट को फॉलो करते हैं। द बूथ में बी अरेंज्ड ऑल साइड बाय साइड इन एल शेप और विथ 2 sets of 3 to 4 booth facing each other। ये 2 sets of facing है, 3 to 4 sets of booth facing each other across the serving area। या तो ऐसे रहेगा या फिर एल शेप में रहता है, तो ये आपका फेसिंग ईच अदर वाला वो दिया हुआ है। द एल शेप रिप्रेजेंट द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द वर्क ट्राइंगल कॉन्सेप्ट किचन डिज़ाइन टू मिनिमाइज द टाइम एंड डिस्टेंस फॉर सर्विंग सैम्पल्स बाय टेक्नीशियन। जो टेक्नीशियंस होते हैं वो सैंपल को सर्व करते हैं, एंड दीज बूथ्स शुड बी लोकेटेड बिटवीन और एडजेसेंट टू द रिसेप्शन एंड प्रिपरेशन रूम एंड शुड कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बूथ और आइडेंटिकल डिज़ाइन। जो अभी मैं डिस्कस करती कि ये एडजेसेंट होना चाहिए प्रिपरेटरी रूम के एंड ब्रीफिंग रूम के। डिस्कशन एरिया, जैसे मान लीजिए सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद वो पैनल मेंबर ने यहाँ पे बूथ में अपने हिसाब से उसका स्कोर कार्ड में एंट्री की। अब जब ये पूरा इनका एनालिसिस हर एक पैनल मेंबर का हो जाता है, फिर उस प्रोडक्ट को लेके वो डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन जो किया था वो डिस्कशन एरिया में किया जाता है, वो उसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन एरिया, एंड इट शुड बी सिंपल एंड easily approachable to the assessor. The final result of sensory testing are mainly dependent on the assessors। वो हर एक की एनालिसिस करेंगे, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो वो सारा कुछ जो होता है वो डिस्कशन एरिया में होता है। Therefore it must be necessary provide sufficient screening and training of the assessor। इसके लिए जो डिस्कशन एरिया होता है वहाँ पे ट्रेंड पैनल मेंबर की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कंज्यूमर को एज अ पैनल मेंबर अगर लेंगे तो वो डिस्कशन एरिया में उसको नहीं लिया जाता। जहाँ पे ट्रेंड पैनल मेंबर्स होते हैं वो डिस्कशन एरिया में आते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद ही वो ट्रेंड पैनल मेंबर उस जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को लेकर वो डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सा जो सेंसरी पैरामीटर है, जैसे कि कलर है या अपीयरेंस है या फ्लेवर है या टेक्सचर है या कोई वैल्यू ऐड करना है, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाना है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, या उसमें जो प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कैसे उसको मॉडिफाई करना है, तो वो ट्रेंड पैनल मेंबर्स ही बता सकते हैं। इन कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी स्टडीज एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोवाइड फेवरेबल, प्लीजेंट एंड क्वाइट एनवायरमेंट so that they may perform product evaluation without interfering each other। इसलिए ट्रेंड पैनल मेंबर्स जब पूरी तरह से उसको बूथ में टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद इसका डिस्कशन करने के बाद कंज्यूमर की एक्सेप्टेबिलिटी को डिसाइड किया जाता है कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। गाइस, अगर मेरा लेक्चर आप लोग को पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।